हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत फ्रांस में हो सकती है ऑकस डील। नौसेना को मिलेगी स्पेशल पनडुब्बी। जी हां, चीन को मिलेगा करारा जवाब। बताएंगे दोस्तों परमाणु पनडुब्बी को लेकर सबसे बड़ा डील भारत और फ्रांस में हो सकता है, पूरी जानकारी बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहां पर आखिर बिगड़े हालात के बीच भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भेजा न्योता। क्या है इसकी सबसे बड़ी वजह, आपको सबसे पहले बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहां जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के वाहन को पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर, जिसमें 5 जवान के घायल होने की खबर। दोस्तों, पूरी वारदात आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे जहां अगर आपका भी इस बैंक में खाता है दोस्तों, तो करोड़ों ग्राहकों को लगने वाला है धक्का। बताएंगे कैसे। और इन राज्यों में होने वाली है कड़ाके की बारिश। तो हर तरह की जानकारी बताने वाले, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं। मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत फ्रांस में हो सकती है ऑकस डील। नौसेना को मिलेगी स्पेशल पनडुब्बी, चीन को मिलेगा करारा जवाब। जी हाँ, हिंद महासागर पर चीन लगातार मजबूत होता जा रहा है। दुनिया भर के समंदर पर चीन कब्जा करने का जो मंसूबा पाल रहा है, उसे फेल करने के लिए हर देश प्रयास कर रहा है। जहां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके का संगठन ऑकस सतर्क हो गया है, तो वहीं अब भारतीय नौसेना भी इस दिशा में सक्रिय है। एक रिपोर्ट की माने तो भारतीय नौसेना सरकार से एपीआई से लैस 3 अटैक पनडुब्बियों की मांग करने का मन बना चुकी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती चालबाजियों का जवाब देने के लिए क्वाड के सदस्यों की रणनीति में एपीआई लैस पनडुब्बियों का अहम स्थान है। बताया जा रहा है कि फ्रांस के नौसेना ग्रुप और मंझगांव डॉक शिपयार्ड की तरफ से जिन 3 अटैक पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है, उन्हें ही एपीआई से लैस किया जाएगा। भारतीय नौसेना इसके लिए रक्षा खरीद परिषद यानी डीएसी का रुख करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में चाइना को तगड़ा वाला जवाब मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे वैसे पनडुब्बी नहीं दोस्तों, पूरे विश्व में नंबर 1 वाले पनडुब्बी है, क्योंकि इनमें परमाणु शक्तियां होती है दोस्तों, जो कि परमाणु नाम से ही अपने में बहुत बड़ी बात है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में ये डील होनी बहुत जरूरी है, तो दोस्तों इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा अपनी भारतीय सेनाओं को। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां बिगड़े हालात के बीच भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भेजा न्योता। आखिर क्या है वजह, बता दें। भारत ने एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भेजा निमंत्रण। दरअसल भारत ने अगले महीने दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की होने वाली बैठक के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को निमंत्रण भेजा है। मीडिया में बुधवार को प्रकाशित खबरों में यह जानकारी दी गई है। इस समय भारत के पास एससीओ की अध्यक्षता है, जिसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य हैं। एससीओ अध्यक्ष होने के नाते भारत को बैठकों की श्रृंखला की मेजबानी करनी है। राजनयिक सूत्रों ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार को बताया है कि भारत सरकार ने मंगलवार को आधिकारिक रूप से पाकिस्तान के विदेश विभाग से निमंत्रण पत्र साझा किया। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित खबर की अब तक भारत ने पुष्टि नहीं की है। खबर में दावा किया गया है कि भारत ने इससे पहले पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदयाल को आमंत्रित किया था और एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक का निमंत्रण भी साझा किया था। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश हालांकि एससीओ मुख्य न्यायाधीश की बैठक में शामिल नहीं हुए और उनकी जगह पर न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाल में संपन्न उक्त बैठक में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक मई में गोवा में होनी है, जबकि रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रैल में नई दिल्ली में होगी। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि उसने अब तक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी या रक्षा मंत्री आसिफ के भारत में होने वाली बैठकों में शामिल होने को लेकर फैसला नहीं लिया गया है। जी हाँ, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत सरकार ने मंगलवार को पाकिस्तान विदेश कार्यालय के साथ औपचारिक निमंत्रण साझा किया है। और हालांकि पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट पर नई दिल्ली का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी खबर दोस्तों, सीआरपीएफ के वाहन को पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर, 5 जवान हुए घायल। जी हां, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को एक सड़क दुर्घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए। ये भीषण हादसा ट्रक और सीआरपीएफ के वाहन के बीच टक्कर के चलते हुआ। इस सड़क दुर्घटना में घायल हुए 5 सीआरपीएफ जवानों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया
किया गया है। सभी घायलों की हालत अस्थिर बताई जा रही है। जम्मू संभाग के उधमपुर जिले के मांड इलाके में ड्राइवर द्वारा तेज और लापरवाही से चलाए जा रहे एक ट्रक ने सीआरपीएफ के एक वाहन को टक्कर मार दी। इसमें सीआरपीएफ के 4 उप निरीक्षक और एक जवान घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों की पहचान एएसआई ब्रजलाल, सार्जेंट अशोक कुमार, एएसआई गोविंद राज, एएसआई एस सिल्वर राज और एएसआई रोमेश के तौर पर हुई है। बहरहाल दोस्तों आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक घायल जवान सीआरपीएफ 137 बटालियन के हैं और वे क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी के वाहन में गश्त कर रहे थे, तभी ट्रक ने उनके वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। बहरहाल दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया करके अपने इन घायल हुए जवानों को गेट वेल सून जरूर कहिएगा दोस्तों, ताकि आपकी दुआएं लगे और ये जल्द से जल्द ठीक हो सके। बात करें एक और खबर की, जहां पूरे दिन के हंगामे के बाद इमरान खान को मिली राहत। अदालत ने गुरुवार तक लगाई गिरफ्तारी पर रोक। जी हां, पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को इमरान खान को अस्थायी राहत प्रदान करते हुए उनके आवास के बाहर पुलिस को गुरुवार तक कार्रवाई यानी आज पूरे दिन तक कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने मंगलवार को लाहौर उच्च न्यायालय में पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी थी और अदालत से सरकार को इसे समाप्त करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। पीटीआई नेता फवाद चौधरी की ओर से दायर याचिका पर लाहौर उच्च न्यायालय की ओर से पंजाब के महानिरीक्षक, मुख्य सचिव और इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को तलब किए जाने के बाद बुधवार को पुलिस ने अभियान रोक दिया। बता दें, अदालत के अधिकारी ने कहा कि पीटीआई के अधिवक्ता ने अदालत को बताया है कि इस्लामाबाद की सत्र अदालत ने 18 मार्च को तोशाखाना उपहार मामले में इमरान खान की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया था। 4 दिन पहले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अभियान क्यों शुरू किया गया, उसने अदालत से मानव जीवन को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जब पुलिस इमरान खान के क्षेत्र से चली गई दोस्तों, जिसके बाद घर के बाहर गैस मास्क में दिखाई दिए इमरान खान, पार्टी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी न होने पर मनाया जमकर जश्न। जी हां, इमरान खान के घर के बाहर से पुलिस को अब हटा दिया गया है। इसके बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। सुरक्षा बलों के हटने के कुछ मिनट बाद ही इमरान खान को गैस मास्क में घर के बाहर देखा गया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर के बाहर से सुरक्षा हटाए जाने के बाद इमरान खान पारदर्शी गैस मास्क पहनकर घर के बाहर आए। यहाँ उन्होंने अपने समर्थकों से बात की। गौरतलब है कि इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार को पाकिस्तानी सेना को भी आगे किया गया, हालांकि सफलता हाथ नहीं लगी। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका मानता है अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा, कहा चीन कर रहा यथास्थिति बदलने की कोशिश। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, मैकमोहन रेखा है चीन की हद। भारत के समर्थन में अमेरिका का ये प्रस्ताव आप भी सुनकर हो जाएंगे खुश। जी हां, अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नापाक नजर पर अमेरिकी संसद से ड्रैगन को मिला है मुंह तोड़ जवाब। बता दें, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी चीन की सीमा भी दोनों देशों के बीच टकराव की एक वजह है। इस विवाद के बीच अमेरिकी संसद के ऊपर सदन सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव का दूरगामी असर हो सकता है और चीन की विस्तारवाद की नीति को तगड़ा झटका लग सकता है। सीनेट में लाए गए प्रस्ताव के अनुसार अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करने वाली लाइन मैकमोहन रेखा को बतौर अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री की तरह मान्यता देता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है। इस प्रस्ताव को 2 सीनेटरों ने पेश किया है। बता दें कि अमेरिकी संसद की तुलना भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा से की जाती है। सीनेटर बिल हैगार्टी, जिन्होंने सीनेटर जेफ मर्कले के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को सीनेट में पेश किया है, उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब चीन मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक आइडिया के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में हमारे रणनीतिक साझेदारों विशेष रूप से भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना महत्वपूर्ण है। बिल हैगार्टी ने न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया, बल्कि चीन के घुसपैठ की कोशिशों की भी निंदा की। उन्होंने कहा, ये प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश राज्य को भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता देने के लिए सीनेट को समर्थन को व्यक्त करता है। इसके अलावा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के लिए चीन की सैन्य आक्रामकता की निंदा भी करता है। बता दें कि डोकलाम में भारत और चीन के बीच हुए टकराव के लगभग 6 साल बाद आई इस प्रस्ताव से इस बात की पुष्टि हो गई है कि अमेरिका मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता देता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खबर दोस्तों। बहरहाल अमेरिका का इसके पीछे जो भी मंशा रहा हो, अमेरिका को आप लोग थैंक यू जरूर कह दीजिएगा इस बयान के लिए, लेकिन चीन को दोस्तों मिर्ची लगना तो तय है। बहरहाल वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया, वीडियो को देखते देखते लाइक का बटन दबा दीजिए। चलते अगली खबर
की तरफ, जहां इजराइल में नेतन्याहू का विरोध जारी, जर्मनी और ब्रिटेन से की गई यात्रा रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध अभी भी बदस्तूर जारी है। देश के सैकड़ों लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने मंगलवार को जर्मनी और ब्रिटेन से नेतन्याहू की उनके देश की आगामी यात्राओं को रद्द करने का आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल की न्यायिक प्रणाली में बदलाव की नेतन्याहू की योजना ने देश को विनाशकारी रास्ते पर ला खड़ा किया है। दरअसल इजराइल में नेतन्याहू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में कटौती करते हुए सरकार को जजों की नियुक्ति का अधिकार देने का प्रावधान है। सरकार का तर्क है कि काफी समय से लंबित इस प्रावधान का मकसद अनिर्वाचित जजों के व्यापक प्रभाव में कमी लाना है। हालांकि नेतन्याहू के आलोचकों का कहना है कि ये प्रावधान सत्ता पर नेतन्याहू और उनकी सरकार का एकाधिकार कायम करने में मददगार साबित होगा। आलोचकों का यह भी आरोप है कि भ्रष्टाचार का सामना कर रहे नेतन्याहू ने कानून के शिकंजे से बचने के लिए ये प्रस्ताव पेश किया है। साथ ही साथ दोस्तों, एक और खबर आपको बता दें, जहां इजराइल को लेकर ही बड़ी खबर है, जहां ओमान की खाड़ी में रशिया, चीन और ईरान का बहुत बड़ा युद्धाभ्यास। इजराइल के लिए क्यों है ये चिंता की वजह, बता दें। ईरान और सऊदी अरबिया के बीच डील के सदमे से इजराइल उबरा भी नहीं था कि एक और खबर ने उसे चोट पहुंचा दी है। जी हां, चीन, ईरान और रशिया ने तय किया है कि उनकी नौसेनाएं ओमान की खाड़ी में इस हफ्ते एक जॉइंट ड्रिल को अंजाम देंगी। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। इस अभ्यास को सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 नाम दिया गया है। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई और जानकारी नहीं दी गई है। इस अभ्यास में ईरान, रशिया और चीन के अलावा पाकिस्तान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी हिस्सा ले रहे हैं। जिस जगह पर यह अभ्यास होगा वो एकदम फारस की खाड़ी के सामने है। ऐसे में परेशान क्यों है इजराइल, तो आपको बता दें, इजराइल ने पिछले ही महीने ईरान पर आरोप लगाया था कि उसके एक ड्रोन ने ओमान के तट पर एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है, जिसको इजराइल ने भड़काने वाला कदम करार दिया था। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस अभ्यास का मकसद उन देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना है जो इसमें शामिल हो रहे हैं। चीन की माने तो यह अभ्यास क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा, जिससे शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। यह अभ्यास रविवार तक चलेगा। माना यह जा रहा है कि न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के साथ भी चीन का तनाव बढ़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, हमने आपको इससे इजराइल क्यों खफा है ये सारी जानकारी बता दी। आपकी इस पर क्या राय होने वाली है बताइएगा जरूर दोस्तों। बात करते हैं एक और खबर की, जहां ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों के बाद खालिस्तानियों के निशाने पर भारतीय दूतावास जबरन बंद कराया ऑफिस। बता दें, खालिस्तानी समर्थकों ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने पर मजबूर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार क्वींसलैंड पुलिस ने कहा है कि ये एक अनधिकृत यानी अनऑथराइज्ड भीड़ थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ ने खालिस्तान जिंदाबाद के साथ हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाए। इससे पहले खालिस्तान समर्थकों ने पिछले महीने भी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से खालिस्तानी अलगाववादियों पर लगाम लगाने के लिए कहा था, जो विदेशों में लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। इसके कुछ दिनों बाद भारतीय वाणिज्य दूतावास पर यह हमला हुआ है। और दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों के बाद खालिस्तानियों के निशाने पर भारतीय दूतावास, जिसको जबरन बंद करवा दिया गया है उसके ऑफिस को, इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों। जबकि ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने यह तक कह दिया था कि भारत के मंदिरों के खिलाफ इस प्रकार के क्रियाकलापों और गतिविधियों को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि भारत भी वाह करेगा। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री जैसे ही भारत दौरे खत्म करके वापस ऑस्ट्रेलिया लौटे कि ये फिर खालिस्तानियों द्वारा खबर सुनने को हाथ लगी है। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान डूबने के कगार पर मगर रईसी नहीं छोड़ रहे अधिकारी, आदेश के बावजूद नहीं लौटा रहे लग्जरी कारें। बता दें, पाकिस्तान धीरे धीरे कंगाल होता जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सालाना 200 अरब रुपए बचाने के लिए कई मित व्ययिता उपायों की घोषणा की थी। उन्होंने खर्चे कम करने की नीति की बात करते हुए मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों से अपने वेतन का त्याग करने और लग्जरी गाड़ियों को लौटाने और खर्च में कटौती करने को कहा था, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी बातों का कोई असर हुआ है। अभी भी कई अधिकारी लग्जरी गाड़ियों की सवारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि कई पाकिस्तानी वरिष्ठ अधिकारी अभी लग्जरी एसयूवी की सवारी कर रहे हैं। फरवरी में सरकार द्वारा जारी आदेशों के बावजूद उन्होंने अपनी लग्जरी गाड़ियों को नहीं लौटाया है। डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट के
मुताबिक कई वरिष्ठ नौकरशाह अभी भी SUV और 1800 सीसी से ऊपर की सेडान कारों का उपयोग कर रहे हैं। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां एस्टोनिया में ब्रिटेन और जर्मनी के फाइटर जेट्स ने रशिया के एयरक्राफ्ट को सीमा से बाहर खदेड़ा। काला सागर में फिर बढ़ गया तनाव। बता दें ब्रिटिश और जर्मन लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को संयुक्त नाटो मिशन में एस्टोनिया के करीब उड़ रहे 2 रूसी विमानों को रोकने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि काला सागर के ऊपर एक रूसी विमान द्वारा अमेरिकी ड्रोन को मार गिराए जाने के कुछ ही घंटे बाद ही इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका है। डेली मेल ने बताया है कि बाल्टिक सागर में एस्टोनियाई हवाई यातायात नियंत्रण के साथ संवाद करने में विफल होने के बाद RAF और जर्मन टाइफून जेट रूसी हवा से हवा में ईंधन भरने वाले विमान पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। डेली मेल ने बताया कि मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में ड्रोन से जुड़ी घटना के बाद रशिया ने कल चेतावनी दी कि वो अमेरिकी हथियारों के साथ किसी भी कार्रवाई को खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण मानेगा। और ये तब आया जब डेनिश जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्हें नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के नीचे संदिग्ध वस्तु मिली, जिसके कुछ हिस्सों को पिछले साल रहस्यमय तरीके से नष्ट कर दिया गया था। बात करें एक और खबर की दोस्तों, जहां अमेरिका में अब गन कल्चर पर लगेगी लगाम। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नए आदेश पर किए हस्ताक्षर। बता दें अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग और इनमें हो रही बेगुनाहों की मौत से परेशान लोगों को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत बड़ी राहत दी है। जो बाइडेन ने मंगलवार को उस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य बंदूक के दुरुपयोग पर लगाम लगाना है। इस आदेश के प्रभावी होने से अब बंदूक खरीदने वाले व्यक्ति की पिछले पृष्ठभूमि की ओर अधिक बारीकी से जांच की जा सकेगी। साथ ही आग्नेयास्त्रों के बेहतर और अधिक सुरक्षित भंडारण को बढ़ावा दिया जाएगा। और इस कार्यकारी आदेश का मकसद ये सुनिश्चित करना भी है कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां पिछली गर्मियों में बनाए गए बंदूक नियंत्रण कानून को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। जी हाँ, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई पूर्व PM ने अमेरिका के साथ पनडुब्बी डील को बताया बकवास। कहा ऐसे फैसलों से नहीं डरेगा चाइना। बता दें ऑकस डील को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल कीटिंग ने अमेरिका से परमाणु संचालित पनडुब्बियों को खरीदकर अपने देश के बेड़े के आधुनिकीकरण की योजना की बुधवार को निंदा की। उन्होंने कहा कि यह इतिहास का सबसे खराब सौदा होगा। कीटिंग ने नेशनल प्रेस क्लब के समारोह में कहा कि पनडुब्बियों से सैन्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चीनी केवल ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हमला कर सकते हैं या उसे इसकी धमकी दे सकते हैं। कीटिंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी चीनी बेड़े को विमानों और मिसाइलों को डुबो देगा। उन्होंने कहा कि अगर हम अमेरिका से 8 पनडुब्बी खरीदते हैं तो 3 समुद्र में होंगी। कीटिंग ने कहा कि क्या तीनों वास्तव में चीन की ताकत से हमें बचा पाएंगी? ये बकवास है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को सैन डिएगो में ऑस्ट्रेलिया के इस सौदे की घोषणा की थी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां NIA ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में 15 स्थानों पर मारी छापे। सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने वाले संगठन निशाने पर। बता दें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने बुधवार को जम्मू कश्मीर और पंजाब में 15 स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संबंध रखने वाले 1 दर्जन संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर की गई। जून 2022 में NIA ने ओवरग्राउंड वर्कर्स और उनके कैडरों के खिलाफ खुद ही एक केस दर्ज किया था। ये अपने पाकिस्तानी कमांडरों या हैंडलर्स के आदेशों पर छिपे नामों से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पुतिन ने आखिर क्यों दिया चौंकाने वाला ये बयान कि अमेरिकी कब्जे में है जर्मनी। बता दें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जर्मनी अभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं है और अमेरिका के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आत्मसमर्पण करने के दशकों के बाद भी जर्मनी स्वतंत्र रूप से बतौर देश फैसले लेने में असमर्थ है। अमेरिका पर निशाना साधते हुए पुतिन ने कहा कि यूरोपीय देशों के नेताओं को अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की भावना को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति ने रशिया के सरकारी टेलीविजन पर नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन विस्फोट से जुड़े एक सवाल के जवाब में ये टिप्पणी की, जिसके बाद पुतिन ने कहा कि ये मामला है कि यूरोप के नेताओं ने खुद भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी कभी भी पूर्ण संप्रभु राज्य नहीं रहा। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां श्रीलंका में हड़ताली कर्मचारियों को गद्दार और विश्वघाती करार दिया सरकार ने। बता दें श्रीलंका की सरकार ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों के प्रति सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने सीधे आरोप लगाया है कि ट्रेड यूनियनों का मकसद अपनी मांगे मनवाना नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के ऋण कार्यक्रम को नाकाम करना है। IMF आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को $2.9 बिलियन का अतिरिक्त ऋण देने को तैयार हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए उसने श्रीलंका सरकार को कई शर्तों को पूरा करने को कहा है। इसके तहत
बिजली सहित कई सेवाएं सरकार ने महंगी कर दी हैं और इनकम टैक्स की दर भी बढ़ा दी है। विभिन्न क्षेत्रों की ट्रेड यूनियनों ने इन्हीं शर्तों के खिलाफ हड़ताल किया है, जिसके बाद श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता बदुला गुनावर्धने ने आरोप लगाया है कि ट्रेड यूनियनों की मांग बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने हड़ताल को देश के साथ गद्दारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि IMF से कर्ज मिलने के बाद देश की स्थिति सुधरेगी, उसके बाद श्रीलंका को एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक आदि से ऋण भी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दे, जहां नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार बचेगी या जाएगी, 20 मार्च को हो जाएगा इसका फैसला। बता दे नेपाल की पुष्प कमल दहल सरकार 20 मार्च को विश्वास मत का सामना करेगी। नेपाली प्रधानमंत्री सचिवालय ने यह जानकारी दिया है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री दहल ने सहयोगी पार्टियों के नेताओं के साथ चर्चा के बाद 20 मार्च को विश्वास मत हासिल करने की तैयारियां शुरू कर दिया है। बता दें कि हाल के दिनों में कई सहयोगी पार्टियों ने पुष्प कमल दहल की सरकार वाले सत्ताधारी गठबंधन से नाता तोड़ लिया है, जिसके चलते नेपाल सरकार अल्पमत में आ गई है। बता दें कि नेपाली संविधान के प्रावधान के अनुसार अगर सरकार से कोई पार्टी समर्थन वापस ले लेती है तो सरकार को 30 दिनों के भीतर विश्वास मत हासिल करना होता है। प्रचंड को सरकार बचाने के लिए 138 वोटों की दरकार है, मांग है, जरूरत है। अब देखना ये होगा कि नेपाल में पुष्प कमल दहल की सरकार बचेगी या जाएगी। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है और उनकी बात 20 मार्च को सच होती है या नहीं। तो दोस्तों भारतीय भर भर कर कमेंट करिएगा दोस्तों, देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा और तगड़ा झटका। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत भी जाएंगे एकनाथ शिंदे के साथ। बता दें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। ठाकरे कैंप के एक और नेता और राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत असली शिवसेना यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट थामेंगे और वो जल्द ही इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। बताते चले कि शिवसेना की कमान शिंदे के हाथ में जाने के बाद उद्धव कैंप को लगातार झटकों पर झटके लग रहे हैं। BMC चुनाव से पहले इसे एक और तगड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 3.5 करोड़ किसानों को नहीं मिली PM किसान की किस्त। अगर आपकी भी लटक गई है तो फौरन कर ले ये काम। PM किसान पोर्टल पर 12 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं। अभी तक 13वीं या यूं कहें कि दिसंबर मार्च की किस्त केवल 8.53 करोड़ लाभार्थियों के खातों में ही पहुंच पाया है, यानी 8 करोड़ 53 लाख लोगों के खातों में ही पहुंचा है। अभी करीब 3.5 करोड़ किसान 2-2 हजार रुपए की किस्त से वंचित हैं। दरअसल PM किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मोदी सरकार ने कई तरह के फिल्टर लगा रखे हैं। इसमें eKYC खतौनी का वेरिफिकेशन भी एक है। कई किसानों का eKYC पूरा होने के बावजूद भी किस्तें लटकी हैं। इसके पीछे अकाउंट स्टेटस का रीवैलिडेशन एक वजह है। जिन किसानों के स्टेटस में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि अकाउंट डिटेल इज अंडर रीवैलिडेशन प्रोसेस विद बैंक, तो दोस्तों आप समझ जाओ कि उनकी किस्त भी लटकी हुई है और इसका रीवैलिडेशन होना बाकी है। अगर दोस्तों आपको भी किस्तें नहीं मिल पाई हैं तो हमने टोल फ्री नंबर से लेकर हेल्पलाइन नंबर और मेल तक दे दिया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इन पर आप कॉल करके मेल करके जानकारियां हासिल कर सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी हमने सब स्क्रीन पर दे दिया है, आप देख ही पा रहे होंगे। साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बता दें, जहां पर SBI के करोड़ों ग्राहकों को लगा तगड़ा झटका। दरअसल SBI ने लोन महंगा कर दिया है दोस्तों और कल से ही ये EMI का बोझ बढ़ गया है और बैंक ने लैंडिंग रेट्स भी बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें SBI ने अपने बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट यानी BPLR बढ़ाने का ऐलान किया। इसके अलावा बैंक ने अपने बेस रेट को भी बढ़ा दिया है, यानी अब ग्राहकों के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा EMI चुकानी होगी। बढ़ी हुई नई ब्याज दरें या कल यानी 15 मार्च से ही लागू हो चुकी हैं। बैंक ने BPLR रेट में 70 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है, यानी अब ये रेट बढ़कर 14.15% से 14.85% हो गया है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।